गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है। पढ़ा था हमने? Yes, sir. तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, v स्क्वायर बाय r इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी व्हिच वाज ऑलवेज टेंजेंशियल। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने ओमेगा के टर्म्स में, वो क्या पढ़ा था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर r। और ये हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स भी लगना चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि F जो होता है वो क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर F m इंटू ए होता है तो पार्टिकल का कुछ मास m रहा हो तो m और इसका वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आ जाता है वो कितना आ जाता है, mv स्क्वायर बाय r। या एक फॉर्मूला और आ जाएगा क्या, m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये दो फोर्सेस लगती हैं तो ऑब्वियसली बात है ये फोर्स सेंटर की तरफ लगी होगी, तभी एक्सेलरेशन भी कहाँ है, सेंटर की तरफ। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इट इज ऑलवेज सीकिंग द सेंटर, दैट इज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों की, भाई अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो कितनी फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, जैसे एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक मास है और इसका लेंथ कितना है, l स्ट्रिंग का। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई बताओ कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस पार्टिकल पे, जो हमारा पार्टिकल है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन थे वो क्या क्या थे, एक तो देखो भाई टेंशन लग रहा होगा तो स्ट्रिंग है, तो एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था mv स्क्वायर बाय l, और mv स्क्वायर बाय l नहीं था, t प्लस mv स्क्वायर बाय l था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था t माइनस mv स्क्वायर बाय l, और फोर्थ था क्या, 0। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर होना चाहिए, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, सेकंड। लगता तो ये है कि ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में सेकंड नहीं। क्यों, अब वही मैं समझाने जा रहा हूं। देखो अगर हम ग्राउंड फ्रेम पे खड़े, कहां पे खड़े, ग्राउंड फ्रेम पे खड़े, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़े, तो हमको एक सिंगल फोर्स दिखाई देगी। कौन सी, इस केस में वो कौन सी दिखाई देगी, टेंशन। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं होती, सम अदर फोर्स स्टार्ट्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में एक सिंगल फोर्स लग रही थी, टेंशन, और वो टेंशन ही किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लो ये सीन है आपके पास कि ये आपका अर्थ है, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं हम लोग 9th क्लास में, ठीक है। तो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है मून घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होगा कहाँ पे, सेंटर की तरफ। और हमने पढ़ा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ m1 मान लो अर्थ का मास है, m2 किसका मास है, मून का मास है। तो इतना कुछ लग रहा होगा, क्या ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, होगा कि नहीं होगा, हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होगा, सेंटर की तरफ। अब क्योंकि ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल का काम करेगा, कोई नई फोर्स नहीं आएगी अब सेंट्रीपिटल लगाने के लिए। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही सेंट्रीपिटल का काम करेगा, और हम डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर रखेंगे, mv स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। एक एग्जांपल ये हो गया। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल मान लो आपके पास ये चक्की है, और ये चक्की जो है मान लो ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या रखा था, एक ब्लॉक रखा था, क्या रखा था, ब्लॉक रखा था। अब वो क्या रहा है, इस ये ब्लॉक भी साथ साथ घूम रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ क्यों घूम रहा है, इसको तो स्लिप कर जाना चाहिए था, बट ये घूम रहा है क्योंकि इसको कहीं से सेंट्रीपिटल मिल रहा होगा। तो इस केस में सेंट्रीपिटल कौन देगा,
फ्रिक्शन देगा। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन ही सेंटर की तरफ लगने लग जाता है और जैसे जैसे घूमेगा हमेशा फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा और हमेशा ये डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स सेंटर। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रीफ्यूगल। एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम लोग मॉडल में पढ़ेंगे उसको। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Z, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्टेड होगी कहाँ पे, सेंटर की तरफ। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही किसका काम कर लेगी, सेंट्रीपिटल का। तो मैं डायरेक्टली जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी उसको डायरेक्टली mv²/r के बराबर रख दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक और एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म में मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया। तो होता क्या है, ये चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे डिफ्लेक्ट करके बाहर आ जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग बाद में देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है और ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो मैग्नेटिक फोर्स ही हो जाएगी। तो अब कुल मिला के मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, सम अदर फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बात हो गई सेंट्रीपिटल। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल की, क्योंकि आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल भी सुना होगा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हम लोगों ने जब एनएलएम पढ़ा था तो हम लोगों ने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा था। हम लोगों ने सूडो के बारे में भी पढ़ा था कि एक सूडो फोर्स होती है। तो सूडो फोर्स कब लगती है, जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं। तो देखिए मान लो अगर ये पार्टिकल था हमारे पास और ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, तो इस मोशन को देखने के लिए मैं दो फ्रेम चूज कर सकता हूं कि आप ग्राउंड पे खड़े। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको एक सिंगल फोर्स दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, टेंशन। और ये टेंशन ही किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल का। तो मैं क्या डायरेक्टली इसको T = mv²/r लिख सकता हूँ। लेकिन एक फ्रेम और बन सकता है, मान लो तुम मच्छर बन जाओ और मच्छर बन के कहाँ बैठ जाओ, यहाँ इस पार्टिकल के ऊपर ही बैठ जाओ। तो अब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मेरा तो ऑब्जर्वर का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, तभी न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं। तो मेरे को सूडो फोर्स कहाँ लगाना होता है, जिस तरफ मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं उसके अपोजिट। यहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्टेड कहाँ है, सेंटर की तरफ। तो सूडो कहाँ लगाना पड़ेगा, अपोजिट, बाहर की तरफ। और कितना लगाना पड़ेगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मास ऑफ द बॉडी तो m है और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम हमको पता है कितना होता है, v²/r। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, mv²/r। तो क्या आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू बिल्कुल सेंट्रीपिटल के बराबर आई। लेकिन क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, इस सूडो फोर्स को एक नया नाम दे दिया जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है, जब मैं फ्रेम के अंदर ही जाके बैठ जाऊंगा, मतलब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, मैं सर्कल के वो पार्टिकल के ऊपर ही बैठा हूँ और मैं चक्कर मार रहा हूँ सेंटर के अबाउट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब मैं आप लोगों को, देखो हम लोग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फ्रेम, इस फ्रेम में आप बैठे होगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं रेस्ट में। मान लो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी तो चल रही है, आपको क्या लगता है हम रेस्ट पे हैं। तो अगर आप पार्टिकल के ऊपर ही बैठे रहोगे ऑब्जर्वर बन के, तो आपको क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं। तो आप सारी फोर्सेस को क्या कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं किसकी, सर्कुलर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो करवाने जा रहा हूँ, मान लो कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं कोनिकल पेंडुलम। और मैं अब ये सारे क्वेश्चंस किससे करूंगा,
सेंट्रीफ्यूगल से, सेंट्रीपिटल भी यूज कर सकते हैं बट हम लोग इसे करेंगे सेंट्रीफ्यूगल से। तो कॉनिकल पेंडुलम कैसा होता है? कॉनिकल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, ये कॉनिकल पेंडुलम होता है, मतलब एक ये वाला पेंडुलम कौन सा होता है? सिंपल पेंडुलम। और ये वाला पेंडुलम कौन सा होता है? कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम में देखिए क्या होता है, आपके पास एक पार्टिकल होगा और ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा। बात समझ में आ रही? तो ये कुछ एंगल थीटा है, तो देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस है। ठीक है, एक तो नीचे एनजी लग रहा होगा और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। और क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो और मैं इसके ऊपर ही बैठा हूँ तो क्या एक और फोर्स लगेगी, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन वो कहाँ की तरफ लगेगी, बाहर की तरफ। हम सर्कल में घूमते तो कहाँ लगती है, बाहर की तरफ। और वो कितनी लगेगी, एम वी। हम लोग क्या करते हैं, इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर आर इज दिस रेडियस, ये वाला रेडियस क्योंकि सर्कल ये, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। और मेरे को क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे मतलब सारी फोर्सेस बैलेंस, तो सारी फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। दोनों क्या कर देते हैं, डिवाइड, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम से एम भी। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में मेरे को आर नहीं दिया है, मेरे को सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है। तो मैं इस ट्राइंगल में क्या आर निकाल सकता हूँ, ये आर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आर होगा ये एन साइन थीटा होगा। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे जब डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या डाल देंगे, साइन थीटा बाय जी। साइन थीटा से साइन थीटा जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर एल बाय जी इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। अब आप क्या करो, ओमेगा स्क्वायर को अलग रखो, ओमेगा स्क्वायर को अलग रखो, बाकी सारी चीजें एक तरफ ले जाओ। तो आप देखोगे ये बन जाएगा जी बाय एल कॉस थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जी बाय एल कॉस थीटा। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू रूट जी बाय एल कॉस थीटा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी। अगर हम इसको सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें तो हमने देखा था सिंपल पेंडुलम कितना होता है, 2 पाई रूट एल बाय जी, और ये कितना होता है, एल कॉस थीटा बाय जी। तो एक फैक्टर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉस थीटा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। तो ये आपका क्या हो गया, कोनिकल पेंडुलम। आई होप सबको समझ आ गया। एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, एक चीज इसको इरेज कर देना होगा। तो अब जो नेक्स्ट चीज हमको देखनी है वो हमको देखनी है, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन होता है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा, सेम कॉन्सेप्ट में होगा। ये आपके पास बाउल है और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं इस ब्लॉक को ओमेगा से घुमाना शुरू कर दूं, कितने से, ओमेगा से घुमाना शुरू कर दूं, तो ये ब्लॉक उठ के किसी एंगल पे चला जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो अगर हम देखें जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तो ये ब्लॉक इस सर्कल में घूम रहा होगा, इसके साथ इस सर्कल में घूम रहा होगा। तो देखते हैं कि इस पॉइंट इन टाइम पे कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगी। तो पहली जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी लग रही होगी, mg लग रही होगी। और जो एक फोर्स लग रही होगी वो कौन सी लग रही होगी, नॉर्मल लग रहा होगा। और मैं क्या करता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ले सकता हूँ। तो एक तो लग रहा होगा यहाँ पे n cos थीटा और इधर क्या लग रहा होगा n sin थीटा। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा, बाहर। और कितना लग रहा होगा, जो भी इसका मास है इनटू ओमेगा स्क्वायर। और रेडियस किसका लेना पड़ेगा, इस सर्कल में घूम रहा है ना, तो
इस सर्कल का रेडियस लेना पड़ेगा। अच्छा एक चीज जो क्वेश्चन में आपको दी होगी वो इस बाउल का रेडियस दिया होगा, इस बाउल का रेडियस दिया होगा। तो हमारे पास सब कुछ मिल चुका है हमको, और क्या हम ब्लॉक के ऊपर ही बैठे हैं, तो हमको क्या लगेगा सारी फोर्सेस बैलेंस है, तो सारी फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि n sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। n cos थीटा कितना होगा, mg के बराबर, दोनों क्या कर दो डिवाइड, n से n कैंसिल, n से m भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan थीटा, या तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो क्योंकि अल्टीमेटली साइन को देखेंगे हम लोग, बाहर हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर r बाय g। अब ये r मिसिंग है क्योंकि मेरे को ये रेडियस नहीं पता, लेकिन मेरे को क्या पता है ये वाला जो लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा, r के बराबर, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला रेडियस निकल जाएगा, कितना होगा ये r साइन थीटा होगा। इसको यहाँ डाल देते हैं, तो इसको यहाँ डाल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r साइन थीटा बाय g। साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, तो आप देखोगे कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, g बाय ओमेगा स्क्वायर r, और थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स g ओमेगा स्क्वायर r। क्या क्वेश्चन में यही पूछा था मेरे से? तो ऐसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का यूज करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एनएलएल का ज्ञान होना चाहिए आपको। इरेज कर दो इसको। एक क्वेश्चन, एक टफ वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। इरेज करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, और इस रिंग को मैं ओमेगा से घुमा रहा हूँ। इस रिंग को किससे घुमा रहा हूँ, ओमेगा से घुमा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस रिंग में टेंशन कितना आता है, क्या पूछ रहा है, टेंशन। तो इसको करने का देखो तरीका क्या है, अगर मैं कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूँ इस रिंग के ऊपर, इस रिंग के ऊपर क्या करता हूँ, एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट चूज करता हूँ। अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर बैठा हूँ तो क्या होगा, अगर इसका मास मैं dm ले लूं इस एलिमेंट का, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, कितना लग रहा है, dm ओमेगा स्क्वायर, कितनी दूरी पे है सेंटर से r, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स क्या हर एलिमेंट पे लग रहा है, ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, हर एलिमेंट। तो ये रिंग खींचने की ट्राई करेगी, और जब ये खींचेगी तो इसके अंदर क्या टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि खींच तो पानी रही है क्योंकि रिजिड है, तो अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस करने के लिए इस एलिमेंट को उठाओ और इस एलिमेंट को उठा के यहाँ पे बना दो। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये जो टेंशन एक्ट कर रहा होगा ये हमेशा कैसे कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, इस एलिमेंट के हमेशा अलोंग, और ये हमने एलिमेंट का सेंटर हो गया। और मैं क्या करता हूँ, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, डी थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। ये मैंने टोटल एंगल कितना लिया है, 2d थीटा, तो डी थीटा यहाँ हो गया, डी थीटा यहाँ हो गया। तो अगर ऐसा कर लिया है मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये अगर डी थीटा है तो ये भी कितना होगा, डी थीटा, और ये अगर डी थीटा है तो ये 90 माइनस डी थीटा, ये भी डी थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे p cos डी थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, t sin डी थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही पूरा होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, t cos डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, t sin डी थीटा। क्या t cos डी थीटा, t cos डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक फोर्स और लग रही थी, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल, कहाँ लग रही थी, बाहर की तरफ, dm ओमेगा स्क्वायर r। और ये रिंग अपनी, मेरे को क्या लगेगा, मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, मेरे को क्या लगेगा, सारी फोर्सेस बैलेंस है, तो सारी फोर्सेस अगर बैलेंस है तो मैं सबको इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि dm इनटू ओमेगा स्क्वायर r कैन बी रिटन एज 2p sin d थीटा। अब मेरे को ये dm चाहिए, ये dm था कितना, देखो मैं बोल सकता हूँ कि 2 पाई r लेंथ का जो मास था वो m था, तो यूनिट का कितना होगा, m बाय 2 पाई r। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, r का ये, तो r का लेंथ कितना होता है, r इंटू थीटा।
तो r इंटू, लेकिन थीटा तो किसके बराबर है, इतने लेंथ की जो मास होगी वो कितनी हो जाएगी, इसको 2d r इंटू 2d थीटा से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखोगे ये r से r जाएगा, 2 से 2d जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m d थीटा बाई पाई। ये मेरा क्या आ गया, डी है। इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये मिल जाएगा m d थीटा बाई पाई ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे एंगल बहुत ही छोटा है, so when angle is very very small I can write sin d theta to be nearly equal to d theta। तो मैं इसको d theta ही अज्यूम कर लेता हूँ, तो d theta से d theta कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बाई पाई, और ये 2t के बराबर आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 पाई। और ये सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।